हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे अडल्ट्री के बारे में। द इंडियन पीनल कोड 1860 मेक्स प्रोविजन फॉर अडल्ट्री एंड इट्स पनिशमेंट अंडर सेक्शन 497। तो जो इंडियन पीनल कोड 1860 है, इसमें प्रोविज़न दी गई है अडल्ट्री के बारे में और उसके पनिशमेंट के बारे में। सेक्शन 497 के अंदर अडल्ट्री इज़ द मोस्ट वर्स्ट ऑफेंस नेक्स्ट टू रेप इन सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसमें रेप के बाद अडल्ट्री आता है। अडल्ट्री, whoever has sexual intercourse with a person who is or whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or convenience of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. In such case the wife shall not be punishable as an abettor। तो इसमें अडल्ट्री का मतलब ये बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई अगर हम बोल देते हैं कोई वाइफ है, वाइफ अगर किसी और पर्सन के साथ, जो पर्सन मैरिड है उसके साथ अपनी कंसेंट के साथ अगर कर रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो अडल्ट्री कहलाएगा उसका एक्ट। तो वैसे ही अगर कोई हस्बैंड है, अगर कोई हस्बैंड किसी और पर्सन के वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो जो हस्बैंड का वो एक्ट होगा वो अडल्ट्री का एक्ट कहलाएगा, अडल्ट्री का ऑफेंस कहलाएगा। और अगर कोई अडल्ट्री का ऑफेंस करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट दी गई है उसको 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, और उसको फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी हो सकती है। और इसमें यह बताया गया इन सच केस द वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एन अबेटर। तो इसमें अडल्ट्री का जो केस होता है, इसमें जो वाइफ होती है वो एज अ अबेटर पनिशेबल नहीं की जा सकती, उसको एज अ अबेटर नहीं माना जा सकता वाइफ को। इलस्ट्रेशन, ए मैरिज वाइफ लीव्स हर। तो इसमें यह बताया गया है ए ने मैरिज करी और जो उसकी वाइफ है उसने घर छोड़ दिया। शी इज़ फाउंड विद अनदर पर्सन इन बेड। तो जो उसकी वाइफ है, ए ने मतलब जो उसकी वाइफ अपने वाइफ को किसी और पर्सन के साथ बेड पे पाया, एक बार देखा। एंड एट दैट टाइम बोथ ऑफ देम वर नेक्ड। तो उसमें क्या हुआ, जब उसने ए ने उन दोनों को देखा अपनी वाइफ को किसी और पर्सन के साथ, तो उस टाइम पे वो दोनों विदाउट क्लोज थे। इट वॉज हेल्ड ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। तो जो उनका एक्ट है ए की वाइफ का और अनदर पर्सन का, वो ऑफेंस कहलाएगा अडल्ट्री का। अब हम इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद द वाइफ ऑफ अदर मैन। सबसे पहली बात इसमें ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मैन के द्वारा किया जाए किसी और पर्सन की वाइफ के साथ। द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अडल्ट्री इज़ दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद द वाइफ ऑफ अदर मैन। तो इसमें यह बताया गया है कि मतलब कोई एक मैन हो, वो किसी और मैन की वाइफ के साथ, किसी और हस्बैंड की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। ये तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है इसमें। इट इज़ क्लियर दैट अडल्ट्री कैन बी डन विद द मैरिड वूमेन नॉट विद द अदर्स। तो इसमें ये बात क्लियर करी गई है, जो अडल्ट्री है ये सिर्फ मैरिड वूमेन के साथ की जा सकती है, ना कि किसी और के साथ। द पर्सन हु इज़ डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट नो दैट द वूमेन विद whom ही इज़ डूइंग सेक्स इज़ वाइफ ऑफ अनदर मैन। तो जो पर्सन किसी लेडी के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह कर रहे हैं, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि हाँ, ये लेडी जो है ये मैरिड लेडी है, इसका हस्बैंड अभी ज़िंदा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द ऑफेंडर टू नो द विक्टिम्स हस्बैंड आइडेंटिटी। और ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफेंडर है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि विक्टिम जो है, विक्टिम के हस्बैंड की आइडेंटिटी क्या है। अब हम सेकंड एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, एब्सेंस ऑफ कंसेंट और कॉन्वीनेंस ऑफ हस्बैंड। द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अडल्ट्री इज एब्सेंस ऑफ कंसेंट ऑफ द हस्बैंड ऑफ द वुमेन। तो जो वुमेन होती है उसके हस्बैंड की कंसेंट का एब्सेंट होना। अगर उसकी वाइफ जो है किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह कर रही है और अगर हस्बैंड की कंसेंट नहीं है, तो जो उसका वाइफ का एक्ट होगा वो अडल्ट्री कहलाएगा। इट मे बी सेड दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट ऑफ द हस्बैंड ऑफ मैरिड वुमेन इज़ कंपल्सरी। तो इसमें बताया गया है जो अडल्ट्री का ऑफेंस है इसको कमिट करने के लिए जो वाइफ है, वाइफ बिना अपने हस्बैंड की कंसेंट लिए किसी और मैरिड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो वो एक एसेंशियल एलिमेंट माना जाएगा अडल्ट्री का ऑफेंस कमिट करने के लिए। तो ये कंपल्सरी है ये होना। टू फैक्ट्स बिकम क्लियर। तो इसमें दो बातें क्लियर करी जा रही हैं। सबसे पहले तो ये है, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ कंसेंट ऑफ मैरिड वुमेन इन अडल्ट्री।
तो जो मैरिड वूमेन है उसके कंसेंट की, अगर उसके कंसेंट की बात करते हैं अडल्ट्री के केस में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। इफ़ देयर इज़ कंसेंट ऑफ हस्बैंड द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री डज नॉट कंटिन्यू। तो अगर हम बात करें, अगर हस्बैंड की कंसेंट थी कि हाँ मेरी वाइफ किसी और पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह कर सकती है, तो वो जो एक्ट होगा, वो जो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अडल्ट्री के लिए, अडल्ट्री का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कन्वीनियंस मीन्स नॉट क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस और नॉट इंटरफेयरिंग डिस्पाइट ऑफ नोइंग अबाउट इट। तो जो कन्वीनियंस होता है उसका मतलब ये होता है कि हाँ किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करना या किसी भी बात में इंटरफेयर ना करना, सब कुछ पता होते हुए भी। अब हम बात करेंगे थर्ड एसेंशियल एलिमेंट के बारे में। इट डज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू रेप। तो जो अडल्ट्री का ऑफेंस है इसमें रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अडल्ट्री इज़ दैट हिज एक्ट डज नॉट कम्स अंडर द ऑफेंस ऑफ रेप। तो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ये बताया गया है कि जो पर्सन का एक्ट होगा वो मतलब ऑफेंस जो होगा वो रेप के अंडर नहीं होना चाहिए। जनरली इट हैपन्स व्हेन, जनरली ये हो जाता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ मैरिड वूमेन विदाउट हर कंसेंट, जब एक मैरिड वूमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए बिना उसकी कंसेंट के, तो वो रेप हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूट। सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड सर्कमस्टांस, वुमेन ऑफ बिलो 16 ईयर्स हर कंसेंट हैव नो इम्पोर्टेंस। अगर जो वुमेन है वो 16 साल से नीचे उम्र की है, 16 साल से नीचे है उसकी उम्र अभी, तो उसकी जो कंसेंट होगी वो इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाएगी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी उसकी कंसेंट की। तो भी ये मानकर चला जाएगा जो भी पर्सन है उसने कॉन्स्टिट्यूट रेप कॉन्स्टिट्यूट करा है। अडल्ट्री इज़ अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। तो जो अडल्ट्री है वो एक डिवोर्स का भी ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। बट अडल्ट्री मस्ट नॉट बी ऑफ बिफोर मैरिज बट इट शुड बी ड्यूरिंग द मैरिज पीरियड। तो इसमें बताया गया जो अडल्ट्री है ये मैरिज से पहले नहीं काउंट की जाएगी। जो अडल्ट्री है ये मैरिज पीरियड, मैरिज जब मतलब मैरिज वगैरह होगी उसके बाद जो पीरियड चल रहा है उसमें ही काउंट की जाएगी। एग्रीव्ड पार्टी इन ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री व्हेन इट इज़ कमिटेड विद द वाइफ ऑफ अदर मैन देन द एग्रीव्ड पार्टी इज़ द हस्बैंड ऑफ दैट मैरिड वाइफ। सूट कैन बी फाइल्ड ओनली बाय हस्बैंड। तो इसमें बताया गया अगर अडल्ट्री के ऑफेंस की बात करें, अगर वाइफ के द्वारा किसी और पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो होगा जो मैरिड वाइफ है जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है किसी और अदर पर्सन के साथ, उसका हस्बैंड। सूट कैन बी फाइल्ड ओनली बाय हस्बैंड। तो जो केस वगैरह फाइल होगा वो जस्ट हस्बैंड ही कर सकता है, अडल्ट्री के केस में एग्रीव्ड पार्टी ही कर सकती है। इफ़ द एज ऑफ हस्बैंड इज़ बिलो 18 ईयर्स, अगर हम बात करें जो हस्बैंड है वो 18 ईयर्स से नीचे अभी उसकी एज, देन सूट कैन बी फाइल्ड बाय एनी अडल्ट पर्सन फ्रॉम हिज साइड। तो किसी भी अडल्ट पर्सन मतलब गार्डियन की साइड से, गार्डियन मतलब उस हस्बैंड की साइड से केस वगैरह फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। द वाइफ इज़ नॉट एग्रीव्ड पार्टी बिकॉज द ऑफेंसेज वॉज डन विद हर कंसेंट। तो इसमें बताया गया है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो वाइफ नहीं हो सकती बिकॉज जो भी ऑफेंस वगैरह कमिट करा गया है वो उसके कंसेंट के साथ कमिट करा गया है। अब हम बात करेंगे वाइफ नॉट पनिशेबल एज अ बैटर। तो जो वाइफ है वो पनिशेबल मतलब उसको पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाएगी एज अ बैटर कि हाँ उसने कंसेंट वगैरह दी थी इस वजह से, या मतलब ऐसे कोई भी बात है अबैटमेंट के लिए उसको पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वाइफ कैन नॉट बी पनिश्ड एज एन अबैटर इन द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। तो ये बात मतलब काफ़ी अच्छे से बताई गई है कि जो वाइफ है उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर वो अबैटर एज अ अबैटर, कि अगर ऑफेंस जो अडल्ट्री का हो रहा है उसमें। व्हेन द इंटरकोर्स इज़ डन विद हर कंसेंट, जब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है जब वो उसकी कंसेंट उसकी मर्ज़ी से हो रहा है तब। सेक्शन 497 सेज दैट फॉर द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री द वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एन ऑफेंडर एज एन अबैटर। तो इसमें सेक्शन 497 में ये बताया गया है जो वाइफ है अगर मतलब अडल्ट्री का ऑफेंस वगैरह कोई कमिट होता है तो जो वाइफ है वो एज अ बैटर पनिशमेबल नहीं होगी, उसको एज अ बैटर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। द मेन रीज़न ऑफ इट इज़ सिचुएशंस एंड कंडीशन ऑफ वुमेन एंड सोशल सिस्टम। तो इसका जो मेन रीज़न है, ये मेन रीज़न इसका यही है कि हाँ जो वुमेंस की कंडीशन होती है, सिचुएशंस वगैरह, सोशल सिस्टम वगैरह क्या होता है। व्हेन द आईपीसी वाज मेड, जब आईपीसी को बनाया गया था इंडियन पिनल कोड को, द कंडीशन ऑफ वुमेन वर वेरी वर्स एंड पुअर। तो जो वुमेन की कंडीशन थी उस टाइम पे वो काफ़ी मतलब बोल देते हैं काफ़ी गलत थी एक तरीके की, जो मतलब वुमेन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखी जाती थी, उनके पास कोई राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते थे उनको। एंड इट वॉज ईजी टू गेट देयर कंसेंट एट दैट टाइम।
तो ये काफ़ी ईजी माना जाता था वुमेन के कंसेंट लेना सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उस टाइम पे। दस वाइफ और वुमेन शैल नॉट बी पनिश्ड एज अ मैटर ऑफ अडल्ट्री। तो इस वजह से माना जाता है कि जो वाइफ है किसी की या वुमेन है तो वो पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी अडल्ट्री के ऑफेंस के लिए, जो मतलब ऑफेंस वगैरह अबैटर के ऑफेंस के लिए। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। द सिस्टम दैट वाइफ शैल नॉट बी पनिश्ड एज द अबैटर फॉर अडल्ट्री वॉज चैलेंज्ड इन मैनी केसेस। तो इसमें बताया गया जो वाइफ को पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाएगी एज अबैटर अडल्ट्री में, तो ये काफ़ी केसेस में चैलेंज किया गया इस बात को। फर्स्ट टाइम इट वॉज चैलेंज्ड इन यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई। इस केस में सबसे पहले चैलेंज किया गया था इस बात को। सुप्रीम कोर्ट डिनाइड दिस चैलेंज एंड हेल्ड इट कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 15 सब सेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये चैलेंज डिनाई करा, इस चैलेंज को मतलब ख़त्म करा ये बोल कर कि हाँ ये जो चैलेंज किया गया है ये गलत है और ये जो मतलब वाइफ को एज अ बेटर पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। केस सुमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सिस्टम वॉज चैलेंज्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स इन दिस केस। तो जो सिस्टम है सिस्टम को चैलेंज किया गया है इन ग्राउंड्स पे। सबसे पहला ग्राउंड है ओनली हस्बैंड हैज़ राइट टू ब्रिंग द सूट फॉर द ऑफेंसेस ऑफ अडल्ट्री। तो इसमें ये बताया गया ओनली हस्बैंड के पास राइट होता है सूट वगैरह फाइल करने का अगर उसकी वाइफ अडल्ट्री का ऑफेंस कमिट कर रही है। तो वाइफ कैन नॉट ब्रिंग सूट अगेंस्ट द वुमेन विद होम हर हस्बैंड डिड अडल्ट्री। तो जो वाइफ है वो सूट नहीं फाइल कर सकती उस वुमेन पे जिससे उसका हस्बैंड अडल्ट्री कमिट कर रहा था। सेक्शन 497 डज नॉट गिव्स राइट टू अडल्ट्रीज वाइफ टू ब्रिंग सूट अगेंस्ट हस्बैंड हु हैड अडल्ट्री विद अनदर वुमेन। तो इसमें बताया गया सेक्शन 497 में एक राइट नहीं देता अडल्ट्री वाइफ को, जो वाइफ ऑलरेडी आप खुद भी अडल्ट्री कमिट कर रही है तो वो अपने हस्बैंड के खिलाफ अडल्ट्री का सूट फाइल कर सके। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 497 डज नॉट अप्लाई ऑन दोज केसेस वेयर हस्बैंड डज अडल्ट्री विद एन विडो और अनमैरिड वुमेन। तो जो प्रोविजंस है सेक्शन 497 की ये उन केसेस में अप्लाई नहीं होंगे जब एक हस्बैंड अनमैरिड वुमेन के साथ या विडो वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो इट मीन्स दैट हस्बैंड हैज़ लाइसेंस टू एस्टेब्लिश सेक्सुअल रिलेशन विद अनमैरिड एंड और विडो वुमेन। तो इसमें ये मतलब बताया गया है जो हस्बैंड है उसके पास एक तरीके का लाइसेंस है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है सेक्सुअल रिलेशनशिप अनमैरिड वुमेन के साथ या विडो वुमेन्स के साथ। उसके लिए उसको कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाएगी। सेटलमेंट इन द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री सेटलमेंट कैन बी डन। अडल्ट्री के ऑफेंस में सेटलमेंट की जा सकती है। इन दिस बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैज़ हैड अनदर मैरिज ड्यूरिंग द पेंडिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो इसमें क्या होता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों की मतलब दूसरी मैरिज हो चुकी होती है बट जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उनकी डिवोर्स वगैरह की वो पेंडिंग में होती हैं अभी। पार्टीज हैड सेटलमेंट बिटवीन देम। तो जो पार्टीज हैं वो सेटलमेंट वगैरह कर सकती हैं अपने मैटर को अपने बीच में। कोर्ट गे परमिशन फॉर सेटलमेंट। तो जो कोर्ट है वो सेटलमेंट के लिए परमिशन दे सकती है पार्टीज़ को कि हाँ तुम दोनों मतलब खुद ही अपने आप में बैठकर सेटलमेंट कर लो जो भी तुम दोनों को ठीक लगता है। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।